Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all of you, those who are preparing for senior assistant accounts. Okay, so जो भी लोग senior assistant accounts के का जो वैकेंसीज आया था पीपीएससी में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, सो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पोस्ट, सो आप लोगों के लिए मैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर। बाय क्लिकिंग दैट लिंक you can join my telegram. Okay, from there you will get important update related to my classes and you will also get important update related to these examinations. Okay, so and one more thing is that कि आप लोगों के लिए मैंने already कोर्स लॉन्च कर दिया। if you wanted to purchase my courses then आप परचेस कर सकते हो। full course are available at full courses are available at only rupees 999. Okay, so I will discuss with you everything, so that if you wanted to purchase then you can purchase. Okay, full course are available 999 में full course are available है। Okay, for इसमें आपको वीडियो लेक्चर, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो दोस्त स्टूडेंट्स हु वांटेड टू परचेस फुल कोर्स जिसमें जो कि रुपीज 999 में अवेलेबल है, उसमें वीडियो लेक्चर विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज अवेलेबल है। ओके, एंड दोस्त स्टूडेंट्स हु वांटेड ओनली एमसीक्यूज, अगर आपको सिर्फ एमसीक्यूज परचेस करना है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप मात्र 500 में परचेस कर सकते हो। चॉइस ऑफ योर्स कि आपको क्या परचेस करना है। ओके, और आप अपना प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। फॉर दिस एग्जामिनेशन आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड द कोर्स। फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। कैसे परचेस करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कैसे परचेस करना फुल डिटेल आर मेंशन देयर। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टुडे आई एम कम विद सम ऑफ द एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ये एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही एमसीक्यू आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी, जो रेवेन्यू होता है और एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होता है कंपनी को, कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो होता है इनकम स्टेटमेंट में। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट को एक तरह का आप पीएल बोल सकते हो। ठीक है, पीएल में होता है। ठीक है, तो पीएल में ही ना होता है, जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है वो पीएल में होता है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कंपनी वाले, उसमें डालते हैं। ठीक है, तो पीएल में इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट लायबिलिटी होता है। ओके, तो जो पीएल है, पीएल किसका पार्ट है, पीएल किसका पार्ट है, पीएल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, पीएल पार्ट है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो ये भी आ सकता है ना। सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो आता है। ओके, कैश फ्लो आता है, और आपका नोट्स टू अकाउंट्स आता है, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, सो ये सब चीज जो होता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो आपका एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है, कभी कभी एग्जामिनेशन में एमसीक्यू भी बन जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो आपको नाम याद होना चाहिए, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट, कहां पे डिस्प्ले किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी का, तो वो किया जाता है इनकम स्टेटमेंट, जो कि इसको भी पीएल भी बोला जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसी तरह से आपको मेरा एमसीक्यूज में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और मेरा वीडियो लेक्चर फुल्ली डिटेल वीडियो लेक्चर है। आपका जो पूरा सिलेबस है आई विल कवर होल सिलेबस फॉर योर। ओके, जो आपका जो सिलेबस दिए हैं इन लोग, जो आपका जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सो आई विल कवर एवरीथिंग इन माय वीडियो लेक्चर्स विथ नोट्स एंड विथ एमसीक्यूज। एंड दोस्त कैंडिडेट हु वांटेड ओनली परचेज द एमसीक्यूज, वो एमसीक्यू में भी सब कुछ कवरेज है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या बोलता है देखिए, द इनकम स्टेटमेंट डिस्प्लेस ऑल द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते क्यों है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सिलेबस में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए जो कंपनी जो ऑपरेट करता है, इतने बड़े कंपनी काम करता है, तो पूरा कंपनी में जो पैसा रहता है सिर्फ प्रमोटर का ही पैसा नहीं रहता है, कंपनी का सिर्फ प्रमोटर का ही पैसा नहीं लगा रहता कंपनी में, क्योंकि उसमें जो पूरा कंपनी काम करता है, तो कंपनी क्या करता है, वो शेयर इश्यू करता है और मार्केट से पैसा उठाता है।
ठीक है। तो पब्लिक लोग जब शेयर को परचेस करते हैं, ओके, जब कंपनी वाले शेयर जब इश्यू करते हैं तो लोग परचेस करते हैं शेयर कंपनी का, ठीक है। तो फिर तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, मतलब उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, ठीक है, जो शेयर परचेस करता है कंपनी का। तो वो अगर शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है, तो शेयर होल्डर को तो पता होना चाहिए ना कि उसका जो कंपनी में वो पैसा लगाया है, क्या वो कंपनी सही ऑपरेट कर पा रहा है, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, या फिर उसका बैलेंस शीट सही है, या फिर उसका पीएल सही है, या फिर उसको कैश फ्लो सही चल रहा है। ओके, सो एवरीथिंग ऐसा पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है, मेन पर्पस यही है, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, तो क्या मेन पर्पस है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, ताकि शेयर होल्डर को पता चल सके कि हाँ, वो जो शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी सही ऑपरेट कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। सो इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया जाता है। आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग, ओके। आप पूरा डीपली में डिस्कस करूंगा, इसी तरह का आपको मेरा वीडियो लेक्चर में भी सब कुछ पूरा डीपली डिस्कस किया हुआ है, ओके। मैं पूरा सिलेबस कवरेज किया हूं, तो उसका आपको टेंशन लेने का है ही नहीं। अगर आप मेरे से क्लास लिए हो तो आपको टेंशन लेने का दरकार है नहीं, आप पूरा प्रिपरेशन आप आराम से करो। आई विल कवर होल सिलेबस, ओके। यहाँ पे देखिए आंसर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हूँ और मेल भी दिया हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परचेस फुल कोर्स, जैसे कि मैं बताया कि आपको फुल कोर्स परचेस कर रहा है तो आप 999 में अवेलेबल है। वो फुल कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर विद नोट्स विद एमसीक्यू सब कुछ अवेलेबल है। एंड इफ यू वांटेड ओनली परचेस द एमसीक्यूज, so that MCQs are available at only rupees 500 rupees, okay। so if you wanted to contact me, so आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा टीम आपको कॉल रिसीव करेगा, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे मेल दिया हुआ है, आप मेल भी कर सकते हो, ओके। सो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी परचेस कैसे करना फुल डिटेल और मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, इसलिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे कैसे परचेस करना पूरा डिटेल दिया हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ना कि द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय व्हिच स्टेटमेंट, द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय व्हिच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशन का भी बोला जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, इसी को बोला जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, इसी को बोला जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, ओके। तो आपको इसी को बोला जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन को ही बोला जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता हो गया। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब इसका क्या है, जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, ओके, शेयर होल्डर्स इक्विटी। सो एसेट के अंदर क्या क्या आता है, शेयर लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, सब कुछ मैं बताता हूं। देखिए करेंट एसेट के, देखिए जो एसेट है, एसेट के अंदर करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट दोनों आएगा, ओके। और जैसे लायबिलिटी के अंदर भी करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी दोनों आएगा। अब शेयर होल्डर इक्विटी का बात किया जाए तो यहाँ पे आपका जो शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल, और ये जो रिटेन अर्निंग, ओके, सो रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आता है, ओके। तो शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग आता है, ओके। सो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग, ओके। लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको बैलेंस शीट इक्वेशन ही बोल सकते हो। तो एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको एसेट दिया रहेगा, बोलेगा कि एसेट अगर दिया लायबिलिटी भी दिया तो बोलेगा कि इसके बाद क्या होगा। तो आपको बहुत जगह एग्जामिनेशन में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी रहता है, ओके। तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बताया कि आपको अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में कुछ भी बन सकता है तो आप टिक करके आ सकते हो। अगर क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा भी रहेगा, एसेट लिखा रहेगा, लायबिलिटी लिखा रहेगा, ठीक है, आपको एसेट इक्वल टू लायबिलिटी लिख देगा ये लोग, और फिर बोलेगा यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में रिटेन अर्निंग कभी कभी दिखेगा, तो आपको रिटेन अर्निंग पे क्लिक करना है। सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग, क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है। सो आई विल डिस्कस विद यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो,
ओके, इसी तरह के आपको वीडियो मेरा लेक्चर भी पूरा जो कोर्स मेरा है परचेस करोगे उसमें भी पूरा डिटेल ऐसे ही एनालिसिस करके बनाया हुआ है पूरा वीडियो। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि बता दिया ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में ही, तो आप आंसर आराम से टिक कर सकते थे। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 कि द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय बीच स्टेटमेंट टू बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में पहले बता दिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बोला जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन। ओके, तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय बैलेंस शीट। ओके, सो ये सब हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट कि बहुत सारे लोग अगर आप मुझे नहीं जान रहे हो, तो आप मुझे नहीं जानते हो, तो आपको मैं थोड़ा बता दूं अपना इंट्रोडक्शन कि देखिए मेरा नाम है हिमांशु कुमार रंजन, मैं फाउंडर हूं हिमांशु रंजन क्लासेस का। ओके, सो मैं क्वालिफाइड हूं सीएमए, मैं क्वालिफाइड हूं कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, आई एम क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम क्वालिफाइड सीएमए। ओके, सो और आगे देखिए कि मेरा क्या, मैं कहां पे काम किया हूं, मेरा अचीवमेंट क्या है। सो मैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड में काम किया हूं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड वो भी एक पीएसयू है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड वो भी एक पीएसयू, जहां पे मैं इंटरनल ऑडिट एज ए टीम लीडर काम किया हूं। और भी मैं एनपीसीसी लिमिटेड पीएसयू, जब पीएसयू में काम किया हूं। और भी मैं बहुत बड़े एमएनसी में भी, मतलब मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा, अचीवमेंट रहा। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, सो बस थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग जानते हैं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना मेरे बारे में। सो इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी तरह से आप लोग के लिए क्लास लेके आते रहूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस डू एसेट अकाउंट हैव। एसेट अकाउंट का किस टाइप का बैलेंस होता है, तो एसेट अकाउंट का वो भी तो बताते हैं डेबिट बैलेंस होगा। ओके, एसेट अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द काइंड ऑफ डेट व्हिच आर नीडेड टू बी रिपेड इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में कोई डेट को आपको रिपेमेंट करना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, शॉर्ट टर्म में आप रिपेमेंट कर रहे हो, विथ इन 1 ईयर कर रहे हो। ठीक है, विथ इन 1 ईयर आप रिपेमेंट कर रहे हो किसी भी डेट का, तो क्या होता है, वो करंट लायबिलिटी होता है। ओके, शॉर्ट टर्म में, ओके, वो करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी आर द डेट दैट आर करंट लायबिलिटी आर द डेट दैट नीडेड टू बी रिपेड इन ए शॉर्ट पीरियड में आपको रिपेमेंट करना होता है। ओके, सो वो होता है करंट लायबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है कि द अकाउंट विच इंक्रीजेस द इक्विटी। कौन सा अकाउंट है जो कि इक्विटी को बढ़ाता है, कौन सा अकाउंट है जो कि इक्विटी को बढ़ाता है, जो कंपनी का इक्विटी होता है ना कौन कौन बढ़ाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पहले आप देख लीजिए, यहाँ से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, उसके बाद आप ओबीएस से बात आराम से कर सकते हो। ठीक है, इक्विटी बढ़ाने का क्या है, जैसे इक्विटी क्या होता है ना, कंपनी का इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी का इक्विटी बहुत अच्छा, समझ लीजिए कंपनी अच्छा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में पहले ही दे दिया हूं, यहाँ पे देखो क्या है कि रेवेन्यू, ओनर इन्वेस्टमेंट एंड रिटेन अर्निंग इंक्रीजेस द इक्विटी ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू होता है, ठीक है, रेवेन्यू को आप सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, ओनर का इन्वेस्टमेंट या फिर रिटेन अर्निंग इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज करेगा तो भी इस बात है इक्विटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, द अकाउंट विच इंक्रीजेस द इक्विटी, कौन है जो कि इंक्रीज, द अकाउंट विच इंक्रीजेस द इक्विटी, क्या इंक्रीज करने से इक्विटी भी इंक्रीज करेगा, तो वो होगा रेवेन्यू। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है वो ये तीनों में से रेवेन्यू दिया है, तो आंसर हो जाएगा रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू जैसे के मतलब बता दिया मैं कि सेल्स होता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो पता होना चाहिए, रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है। बहुत जगह आप न्यूज चैनल भी सुनते होंगे इसका रेवेन्यू इतना है, इसका रेवेन्यू इतना है। तो रेवेन्यू मतलब आप भूल मत करो कि रेवेन्यू मतलब, बहुत लोग को क्या होता है, बहुत लोग सोच लेता है रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट। तो रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, कितना का सेल्स हुआ। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। ओके, ओनर इन्वेस्टमेंट, ओनर इन्वेस्टमेंट ओके, बात ऑब्वियस बात है, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा तो उतना इक्विटी का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। अब देखिए क्या होता है, बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑब्वियस बात है, आप इन्वेस्टमेंट तभी कर रहे हो जब आपको लग रहा है कि आपका कंपनी अच्छा ऑपरेट कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि और भी कुछ उसका ब्रांचेस खोल सके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे ताकि और भी ज्यादा बिजनेस को बढ़ाए। ठीक है, तो बेस बात है इक्विटी बढ़ेगा कंपनी का। ठीक है, रिटेन अर्निंग एक ही पॉइंट है, रिटेन अर्निंग। अगर आपको रिटेन अर्निंग नहीं पता तो मैं बता दूं रिटेन अर्निंग क्या होता है। देखिए, कंपनी का जितना भी अर्निंग होता है ना, कंपनी का जितना भी अर्निंग हुआ, ठीक है, तो जितना भी अगर कंपनी का अर्निंग हुआ, ठीक है, तो उससे आप माइनस करो जितना भी कंपनी का एक्सपेंसेस है। ओके, कंपनी का जितना भी एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ, कंपनी इनकम टैक्स पेमेंट करता है ना। कंपनी कमा रहा है तो पेमेंट तो करेगा ना इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पेमेंट करना करेगा। हाँ, एक चीज और पेमेंट करेगा, अब भूल गए क्या, नहीं भूले ना। देखिए, वो जो कंपनी में जो पैसा लगा है शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, समझे बात को।
तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करता है कंपनी, ठीक है। तो डिविडेंड अगर पेमेंट करता है तो एस को भी माइनस करिए, तो आप एक्सपेंस माइनस करिए, इनकम टैक्स जो पेमेंट करता है वो माइनस करिए, फिर डिविडेंड जो पेमेंट करता है वो माइनस करिए, तो ये जो रिमेनिंग बचता है तो वो होता है रिटेन्ड अर्निंग। ओके, सो ये होता है रिटेन्ड अर्निंग। तो इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा हर एक एमसीक्यू को ना पूरा एनालिसिस करके बताता हूँ, ऐसा नहीं इसका ए होगा इसका बी होगा, अरे उस तरह का एमसीक्यू रहेगा तब ना, जहां पे भी मुझे लगता है कि मुझे समझाना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो मैं हर कोशिश करता हूँ कि हर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो किसी भी पेपर का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मतलब मैं हर एक कंसेप्ट को लेकर चलता हूँ और आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। कौन से ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट है, ओके, सो कौन से ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो अब ऐसी बात है उसको बोलते हैं इनटेंजिबल, इनटेंजिबल, ओके, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल, ओके, इनटेंजिबल एसेट, ओके, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एसेट व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ओके, तो इंटेंजिबल होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इंटेंजिबल एसेट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता होना चाहिए गुडविल होता है, ब्रांड रिकॉग्निशन होता है, पेटेंट होता है। ओके, सो ये सब इंटेंजिबल एसेट। एक और आता है कॉपीराइट भी आता है, तो ये सब पेटेंट में आता है, ठीक है। तो आपको पूछ कभी कभी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेंजिबल एसेट के अंदर कौन कौन आता है, तो आपको पता होना चाहिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड रिकॉग्निशन, सो ये सब जो भी होता है ना वो इंटेंजिबल के अंदर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द सपोर्टिंग एविडेंस इन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉल्ड। सपोर्टिंग एविडेंस जो होता है ना वो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाउचर। ओके, वाउचर, वाउचर आर द प्रूफ दैट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। वाउचर एक पेपर होता है जिससे कि आप ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट। जो एक्सपेंसेस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पे शो किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए करंट अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट ऑप्शन में दिया, नॉमिनल दिया, नन ऑफ द अबव दिया, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होता है वो भी जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, सी ऑप्शन, द नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस फॉर वन फिजिकल ईयर। जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है ना, जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, ठीक है, सो सारा कुछ नॉमिनल के अंदर जाता है। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है, which person owes an amount to a business organization for buying goods and service on credit basis, क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहा है तो उसको बोलते हैं डेटर। ये नॉर्मल से बात है, ठीक है, जो क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहा है, उधारी में खरीद रहा है, उधारी में खरीद रहा है तो उसको बोलते हैं डेटर। यही अगर बात किया जाए तो अगर कुछ क्या होता है ना, एक डेटर होता है, होता है बिल्स रिसीवेबल। सो अगर आपको पता नहीं तो आपको पता हो जाना चाहिए, आपको मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। एक होता है डेटर, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ना कि वो बोल देता है कि 2 महीना या फिर 1 महीना, मतलब 2 मंथ, 1 मंथ के अंदर वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, ऐसे बोल के दिया इतना दिन के अंदर वो पेमेंट कर देगा। अगर इतना दिन के अंदर वो पेमेंट कर देता है तो इसको बीआर बोला जाता है, मतलब बिल्स रिसीवेबल बोला जाता है। ओके, और अगर मतलब इसको भी उधारी में ही बेचे थे पर ये बोला था कि इतना टाइम इंटरवल में वो पेमेंट कर देगा, वो कर दिया तो उसको बिल रिसीवेबल बोला जाता है, ठीक है। अगर आप जिसको भी उधारी बेचे डेट और उसको कोई टाइम इंटरवल नहीं, कितना दिन में रिपेमेंट करेगा आपको, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डेटर। ओके, सो देखिए क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन में बोलता है कि डेटर आर द पर्सन हु ओस एन अमाउंट टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि भेन और बैलेंस शीट प्रिपेयर, बैलेंस शीट को कब प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट को तो भी ऐसी बात है ना, ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, बैलेंस शीट को तो ईयरली बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर ईयरली बनाया जाता है जिसमें कि आपको पता है कि एसेट एंड लायबिलिटीज जो होता है कंपनी का उसमें दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए मैं पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप मेरा परचेस कर सकते हो, जितना भी फुल कोर्स है या फिर एमसीक्यूज। ओके, सो आपको जो परचेस करना है आप परचेस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर आपको
परचेस कैसे करना है वो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कैसे परचेस करना है, तो वहाँ पे आप जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल दिया हुआ कैसे परचेस करना है। ओके, सो वहाँ पे देख करके आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप अपना प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ये जो आपका जो एग्जामिनेशन है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, आप लोग के लिए तो मैं स्पेशल बैच अनाउंस पहले ही कर दिया हूँ। ओके, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत सारे परचेस भी कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको भी जल्दी परचेस करना है, देखिए जितना जल्दी परचेस करिएगा उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, उतना ही ज्यादा आपको समय मिलेगा पढ़ाई करने का। जब आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको आप रिविजन करिएगा। और देखिए एग्जामिनेशन में आपका जो रिविजन होता है वही की टू सक्सेस होता है, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। ओके, तो आप ये ट्राई करो कि जितना पहले से हो सके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। तो जितना जल्दी प्रिपरेशन करोगे उतना ही जल्दी आपको रिवीजन भी करने का मौका मिलेगा। अब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद आप सोचोगे कि आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम तो बस आप पढ़ाई कर पाओगे। तो पर अगर जो कैंडिडेट उस टाइम तक पढ़ाई कर लिया होगा और बाद में उस टाइम वो रिवीजन करेगा तो आप तो उससे पीछे हो जाओगे। ओके, तो आपको क्या चाहिए कि जितना जल्दी हो सके पढ़ाई स्टार्ट करो, थोड़ा ही पढ़ो पर पढ़ो डेली। ओके, सो कंसिस्टेंट बहुत ही जरूरी होता है पढ़ाई में, तो पढ़ाई आपको करना है तो पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इतना नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलता है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आप लोगों के लिए इतना भर भर के वैकेंसी निकाला है ना, मतलब काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छा करिए, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छा करने के लिए आप मेरा एमसीक्यू ले सकते हो और या फिर फुल कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है फुल डिटेल दिया हुआ है। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो किसको बोला जाता है? फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर ए फर्म एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट्स इनटू ए बैलेंस शीट। ओके, तो इसको बोला जाता है एक्टिविटी रेशियो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्टिविटी रेशियो आर ए कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। एक्टिविटी जो रेशियो होता है वो कैटेगरी किसका है? फाइनेंशियल रेशियो का। दैट मेजर ए फर्म एबिलिटी टू कन्वर्ट डिफरेंट अकाउंट्स विद इन बैलेंस शीट इनटू कैश और सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि व्हाट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किसको बोला जाता है? करंट लायबिलिटी, अरे करंट लायबिलिटी जो कि विद इन 1 ईयर के लिए उधारी में है, ठीक है। कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया है। करंट लायबिलिटी आर ए कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, तो उन लोग के लिए मैं स्पेशल लेवल एमसीक्यू रखा, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए। द टाइम दैट, इसका आंसर है बी, इट द टाइम इट टेक्स ए कंपनी टू बाई गुड्स, सेल दम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेड गुड्स। आप लोग के लिए मैं देखो यहाँ पे अच्छा से मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद फिर वो डब्ल्यूआईपी बना, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उससे अब कंपनी ने फिनिश्ड गुड्स बनाया, ठीक है। उस फिर वो फिनिश्ड गुड बन गया, फिर उसके बाद कंपनी ने उसको सेल किया। सेल करके फिर कंपनी के पास कैश आया, ठीक है। फिर कैश आने के बाद फिर कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा। तो इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, सो ये आपको समझ में आया होगा कि रॉ मटेरियल कंपनी खरीदता है, फिर डेवलपी बनाता है, मींस डब्ल्यूआईपी मींस वर्क इन प्रोग्रेस में जब आता है वो रॉ मटेरियल को बनाता है डब्ल्यूआईपी में, फिर उसको फिनिश गुड्स बनाता है। फिर फिनिश गुड्स बनाने के बाद जब वो बन जाता है तो फिर उसको सेल करता है मार्केट में। फिर उसको सेल करने के बाद जो कैश आता है, तो फिर वो कैश जो होता है उससे कुछ पैसा वो अपने खर्च के लिए कंपनी वाले रखते हैं। फिर उसके बाद फिर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसी तरह से ऑपरेट करते रहता है। तो इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, यहाँ पे देख लो। एन ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स अ कंपनी टू बाई गुड्स, सेल देम, रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेड गुड्स। इन अदर वर्ड्स, इट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ कंपनी टू टर्न, कितना टाइम लगेगा कंपनी को कि टर्न करेगा इन्वेंट्री इनटू कैश। मतलब इन्वेंट्री मींस स्टॉक, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोला जाता है, इन्वेंट्री इनटू स्टॉक। द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री। ऑब्वियस बात है, हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। सब कंपनी का सेम, जितना भी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री का अलग ऑपरेटिंग साइकिल हो सकता है, उन लोग का एक अलग तरीका का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अलग काम होता है। ओके, सो अगर कोई मशीनरी का पार्ट्स बनाता है तो उसका अलग पार्ट, उसका अलग है, ठीक है। सो हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? द टाइप ऑफ एक्सपेंस that is due
जो टाइप ऑफ एक्सपेंस है वो ड्यू है, टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड। ओके, टाइप ऑफ एक्सपेंस ड्यू है पर उसको रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सपेंस ड्यू बट उसको रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, द एक्सपेंसेस बिकम आउटस्टैंडिंग टू द कंपनी व्हेन दिस हैज टेकन द बेनिफिट बट द रिलेटेड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड सिमिलटेनियसली। जैसे कि आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, और जैसे आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, आप आपका महीना लग गया, आप महीना भर उसका फुल यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, फिर भी आप उसको ओनर को पेमेंट नहीं किए। रेंट वाला, रेंट का जो आपका जो भी एक्सपेंस बनता है वो आप रेंट का एक्सपेंस आपका जो बनता है वो आप दिए नहीं है, तो वो आप लोगों का वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल मैं लिखा हूँ वहाँ पे, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बेस्ट एग्जांपल है ताकि आप उसे रिलेट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए क्या होता है ना कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी कंपनी आपके बदले कुछ अगर छोटा मोटा खर्चा है जैसे बिल पेमेंट करना, तो ये सब कंपनी अगर कर देता है, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी, तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बोलता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कवर योर ट्रांजेक्शन इफ द बैंक अकाउंट ड्रॉप बिलो जीरो। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट दैट कवर योर ट्रांजेक्शन इफ ए बैंक अकाउंट ड्रॉप बिलो जीरो। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, an overdraft facility linked to your everyday transaction account is an unsecured line of credit designed to cover short-term cash flow shortfalls। Okay, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17, बीच रेशियो प्रोटेक्ट क्रेडिटर, कौन सा रेशियो है जो कि क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करता है, तो होता है लोअर डेट रेशियो। जितना डेट कम रहेगा उतना ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, लोअर द डेट इक्विटी रेशियो हायर द प्रोटेक्शन टू क्रिएटर। ऑब्वियस सी बात है, क्रिएटर यूजुअली लाइक लो डेट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी क्रिएटर लो डेट ही पसंद करना चाहेगा टू इक्विटी। ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो इंडिकेशन लेस देन वन, अगर लेस देन वन रहता है ना डेट इक्विटी से, तो वो सही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखिए मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया हूँ यहाँ पे, ताकि आप इजीली समझ पाओगे एक्सप्लेनेशन में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट इनटू 100 ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट इनटू 100। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए परफॉर्मेंस मेजर used to evaluate the efficiency of an investment or compare the efficiency of a number of different investment। okay, so these are the explanation also given here। okay, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टोटल एसेट इंटू 100। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट बाय टोटल एसेट इंटू 100, वही फॉर्मूला वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको याद अगर आपका रहेगा तो इस तरह का एमसीक्यू अगर आएगा तो आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बन रहा देख रहे हो ना, इसी तरह का एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोलता है, व्हाट डज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इम्प्रॉपर करोगे, यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे या फिर ओवर इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट उतना करने का दरकार नहीं था फिर भी आप मशीन खरीदे जा रहे हो। अरे जब आपका एक मशीनरी से प्रोडक्शन हो पा रहा है तो फिर फालतू का और क्यों मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करोगे, क्यों खर्च करोगे और फालतू का। ठीक है, तो वो हो गया ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर आप इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आप ऐसा देख रहे हो कि रॉ मटेरियल मंगा लियो, ठीक है, रॉ मटेरियल मंगा लिए और भी रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, पता है कि जितना रॉ मटेरियल अभी है उतना ही पहले कंज्यूम हो जाए उसके बाद और मंगाया जाए, पर क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल इतना ज्यादा मंगाया हुआ है कि पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल तो डिस्ट्रॉय हो रहा है फालतू का। ओके, तो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या फिर आप ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसेट में, तो क्या इंडिकेट करेगा, तो ओबियस सी बात है ना, इतना ज्यादा फालतूगिरी करोगे तो लो आपका जो रिटर्न होगा, लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो लो रिटर्न आएगा। ऑब्वियस बात है, कोई भी काम को आप निग्लिजेंस से करोगे, सही से नहीं करोगे तो लो रिटर्न मिलेगा, सही से करोगे बेहतर रिटर्न मिलेगा। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ जितना अच्छा पढ़ाई करोगे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो बेहतर पढ़ाई कैसे करना है एवरीथिंग मैं बता चुका हूँ, आपको भी समझ हो चुका है, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। ठीक है, तो जितना जल्दी पढ़ाई करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा, जितना टाइम पढ़ाई करोगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, जितना कंसिस्टेंट पढ़ाई करोगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, ये आपको भी
पता है, सबको पता है, पर इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं? जितना लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उतना लोग सक्सेस भी मिल पाता है। तो आपको भी अगर सक्सेस चाहिए तो आपको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोलता है। विच बजट इज प्रिपेयर फॉर एडवर्टाइजिंग, सैलरी या मार्केट एनालिसिस। कौन सा बजट को प्रिपेयर किया जाता है एडवर्टाइजिंग करने के लिए, सैलरी और मार्केट एनालिसिस करने के लिए? तो वो किया जाता है सेल्स एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट। ओके, the selling expenses budget is usually based on the sales budget and prior expenses budget in prior years. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोलता है कि व्हाट डज द मास्टर बजट इंक्लूड। ऑब्वियस बात है, मास्टर बजट नाम से आपको लग रहा होगा कि मास्टर है तो बस मास्टर के अंदर सब आ जाएगा, जो भी बजट बनता है उसके अंदर आते हैं। मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट सब उसी के अंदर आएगा। ओके, तो ऑल ऑफ देखो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, so a master budget consists of the sale budget, production budget and material budget. Okay, so next time moving to question number 22. So okay, so now you can see here. Okay, transaction is referred as which event in accounting? Transaction is referred as which event in accounting? इसको बोला जाता है economic event. Okay, question number 22 को हो गया ऑप्शन बी economic event. Okay, so in accounting an economic event is referred to as transactions. Okay, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। चलो देखो, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ, तो होता है बुक कीपिंग। ओके, उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ किसका किसका पार्ट है? रिकॉर्डिंग। अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो उसको, क्या क्या मतलब क्या चीज का पार्ट है? वो है बुक कीपिंग का पार्ट है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ओके, तो बुक कीपिंग होता क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कुछ लिखा हुआ है। बुक कीपिंग रेफर मेनली टू द रिकॉर्ड कीपिंग एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, से जो भी इंपॉर्टेंट जो लिखा जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है, वो बुक कीपिंग लिखा जाता है। बुक कीपिंग मेनली to the record keeping aspect of financial accounting and involves preparing source document for all the transaction operations and other event of a business. Okay. क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोलता है कि एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेफर्स टू। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप एग्जामिन कर रहे हो, एग्जामिन करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा? हाँ, अब एग्जामिन करोगे क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऑडिटिंग। उसको बोला जाएगा ऑडिटिंग। ओके, देखिए एग्जामिन मतलब क्या हुआ? चेकिंग करना। ओके, एग्जामिन मतलब चेकिंग करना, ऑडिटिंग करना। ओके, सो तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है कंपनी का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है कंपनी का, जिसमें तो उसी को ऑडिटर लोग चेक करते हैं। ठीक है, ऑडिटर लोग उसी को चेक करते हैं, मतलब उसी को अगर स्टैंडर्ड भाषा में बोलो तो ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट मतलब क्या होता है? चेकिंग करते हैं, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो या फिर और भी वेरियस चीज देखा जाता है सभी का। देखिए कंपनी में बहुत तरह का ऑडिट होता है, स्टैट ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, सो बहुत तरह का ऑडिट होता है। सबका अपना अपना एक बनाया हुआ है कि इंटरनल ऑडिट वाले काम करते हैं, जिससे इंटरनल कंट्रोल से जो भी रिलेटेड रहता है वो इंटरनल ऑडिटर देखते हैं। कोस्टिंग से जो भी रिलेटेड होता है, कोस्ट रिकॉर्ड, सो ऑल दिस थिंग्स वो कोस्ट ऑडिटर देखते हैं। और जो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो भी पीएल बैलेंस शीट से जो लिखा हुआ है, इनकम टैक्स से जो भी सब रिलेटेड होता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखते हैं। तो हर एक ऑडिटर का अपना अपना एक स्कोप ऑफ वर्क है, वो अपने स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, तो उसको एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियस बात है उसको बोला जाता है ऑडिटिंग। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बहुत सारे पीएससी में देखने को मिला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ऑडिटिंग क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज ऑन साइट वेरिफिकेशन एक्टिविटीज such as inspection or examination of a process or quality system to ensure compliance to एक requirement। ओके, सिर्फ मैं बता दिया आपको, इससे ज़्यादा ही मैं तो आपको डिस्कशन में इतना बता देता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखने के एक्सप्लेनेशन आपको कब समझ में आए? जब आप खुद पढ़ोगे इस पीडीएफ से। अगर आप मेरा कोर्स परचेस करते हो तो ठीक है, तो अब मेरा कोर्स में सभी एमसीक्यूज वगैरह इसी तरह से सब बनाया हुआ। ठीक है, और लेक्चर में तो मैं अच्छा खासा समझाया हूँ, उसमें मैं आपको नोट्स भी बहुत बेस्ट क्वालिटी का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं पूरा इंडिया में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट में अगर मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे कम में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मतलब 999 रुपया में मतलब पूरा कोर्स को कवर करा देना, और विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज एवरीथिंग 999 रुपया में अभी का डेट में। तो बहुत ही मैं मिनिमम कॉस्ट चार्ज करता हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है, वो आपको भी पता है। इतना मिनिमम में आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पास पहुँचूँ, लोगों का बस
देखिए इतना भी इसलिए भी हम लोग अगर काम करते हैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत होता है, तो इसलिए हम लोग बस एक नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज करते हैं ताकि हम लोग का भी जो भी एक्सपेंसेस होता है तो हम लोग का एक्सपेंसेस निकल पाए। ठीक है, तो हम लोग को इसलिए थोड़ा बहुत तो चार्ज करना ही पड़ता है। ओके, तो बस इस हम लोग इसलिए बस थोड़ा बहुत हम लोग बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखें, 999 रुपया। ओके, 999 रुपीज़ में आप फुल कोर्स परचेस करिए, उसमें पूरा कुछ में आपका है, सब कुछ पूरा उसमें मैं आपका सिलेबस कवरेज करूंगा विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज। आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। सो दैट्स आर द थिंग्स। ओके, सो चलिए, परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में चाहिए, पूरा डिटेल दिया कैसे परचेस करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोलता है कि हु इज एन एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सटर्नल यूजर कौन है। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूजर देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर है, इंटरनल है। ठीक है, सीईओ इंटरनल है, मैनेजर है जो भी इंटरनल है, तो एक्सटर्नल कौन हुआ, एक्सटर्नल क्रेडिटर हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं को आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन आता है, तो कि मैं स्टार्टिंग में अगर आपको बता दिया तो आपको पता हो गया होगा। देखिए पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, और कैश फ्लो आता है, और कौन आता है, नोट्स टू अकाउंट्स। सो ये सब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये आप याद करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन में कैश फ्लो मतलब आपका एग्जामिनेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो ये एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा पीएसयू गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो मैं जिस जो भी बता रहा हूँ ना, आप ध्यान से केयरफुली सुनते जाओ, और हर एक चीज़ याद रखो। मैं जो भी बता रहा हूँ ना वीडियो में, और रेलिवेंट बता रहा हूँ, मेरा एक एक वर्ड जो मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है पीएसयू में। सो और मैं पीएसयू में मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, तो मैं सेलेक्ट हुआ हूँ पीएसयू में, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसा आता है, और पीएसयू में या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर पोस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर कोई पेपर ले लो फाइनेंशियल रिलेटेड, सो आई हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो मुझे पता है। तो आप जो मैं बताता हूँ आप उसको बस अच्छा से पढ़ाई करो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, आगे देखिए इस तरह से यहाँ पे दिया क्रेडिटर ऑफ ए बिजनेस इज द स्टैंडर्ड। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 28 देखिए क्या बोलता है, भाट लायबिलिटी। लायबिलिटी होता क्या है। ओके, लायबिलिटी क्या होता है, ऑब्वियस बात है, ऑब्लिगेशन है कंपनी का। लायबिलिटी लायबिलिटी में अगर आप उधारी पे लिए तो पैसा देना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन ऑफ फॉर ए कंपनी। ठीक है, लायबिलिटी आर डिफाइंड एज ए कंपनी लीगल फाइनेंशियल डेट और ऑब्लिगेशन डेट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 देखिए क्या बोलता है, भाट इज एन इनकम। भाट इज एन इनकम। इनकम होता क्या है। ओके, सो इनकम क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आराम से कि द इनकम इनकम इज द रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस। इनकम इज द रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ईयर बाय सेलिंग इज गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखिए, तो इनकम इज द रेवेन्यू ए बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विसेज। देखिए, इनकम देखिए द रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग। अगर आप जो सेल कर रहे हो ना, ठीक है, जब जो आप रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है, रेवेन्यू आप जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो इससे जो भी आपका आया, आपके पास जो भी रेवेन्यू आया, ठीक है, तो उससे आपका कुछ एक्सपेंसेस भी तो हुआ था ना, तो वो एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका इनकम होता है। ठीक है, तो ये आपका इनकम होता है, समझे बात को, तो ये आपका इनकम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या बोलता है, एन एसेट पोसेस्ड बाय द बिजनेस शुड बी सोन इन विच। एंड कोई एक एसेट है, ठीक है, कोई एसेट है पोसेस्ड बाय द बिजनेस, एसेट जो भी पोसेस्ड किया बिजनेस, शुड बी सोन इन विच पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ऑब्वियस बात है, एसेट है तो उसको एसेट साइड में शो करोगे, पोसेस्ड रहे चाहे फिर उसका ऊपर ओनरशिप रहे, चाहे जो भी रहे, वो एसेट है तो एसेट के अंदर ही शो किया जाएगा। ठीक है, एन एसेट possessed by the business should be shown in the asset part of the balance sheet. Okay, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या बोलता है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसेट ओन्ड बाय अ कंपनी। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको बोला जाता है कॉमन एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एसेट का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी एसेट होता है। नॉर्मली एसेट का भी सोचो तो क्या होता है, वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। जो भी आप एसेट खरीदते हो तो भी ऐसे बात है ना, उससे आप फ्यूचर में यूज करोगे। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो कंपनी अगर कोई मशीनरी खरीदा है तो वो लंबा समय तक उससे वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ज़्यादा उससे मॉनेटरी बेनिफिट होता है कंपनी को। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट ऑन बाय द कंपनी, द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे होता है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द एसेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या बोलता है। 32 बोलता है कि जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, स्टार्टिंग में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट इक्वेशन बता दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी मैं
बस बता देता हूँ, देखिए मैं बताया था ना स्टार्टिंग में आपको किस तरह का एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखो अब इस तरह का एमसीक्यू भी यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल गया। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होगा, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना, ठीक है, कि आपको एग्जामिनेशन में इस तरह का दिया रहेगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। इस तरह का आपका एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, आपको कोई कोई दो दे देगा, एक आपको ऑप्शन में आ जाएगा। अब जैसे कि बताया आपको करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों आता है, इसमें भी करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी इसमें दोनों आता है, ओके। और इसमें अगर बात किया जाए शेयर होल्डर इक्विटी में, तो इसमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग आता है, रिटेन्ड अर्निंग आता है, ओके, समझ आया। ओके, तो इस तरह का ना एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, समझे बात को। तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, मेनली ये है, ठीक है। पर एग्जामिनेशन में क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू एसेट दे देगा, लायबिलिटी दे देगा, और आपको हो सकता है ऑप्शन में शेयर कैपिटल देखने को मिले। तो इस तरह का एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी ऑप्शन एसेट दिया, दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। आल्सो इसको भी बैलेंस शीट इक्वेशन बोला जाता है, जैसे मैं आपको वो पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। पहले का भी जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया हूँ, सो यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करते हैं, आई ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस कॉन्सेप्ट, ओके। सो दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी ऑफ ए पर्सन और बिजनेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, 34 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट आर ड्राइंग, ड्राइंग होता क्या है, ठीक है। तो भी ऐसे बताएं, ड्राइंग आपको पता होना चाहिए, जो कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो कंपनी से कुछ पैसा निकालता है और वो अपना पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है, उसको बोला जाता है ड्राइंग्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है व्हाट आर ड्राइंग, ड्राइंग होता क्या है। मनी मनी डेट इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़ करने के लिए वो खर्च करता है ना, पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसको बोलता है ड्राइंग। मनी डेट इज टेकन फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट फॉर पर्सनल यूज करने के लिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है। ड्राइंग इन अकाउंट ड्राइंग इन अकाउंट इज रिकॉर्ड kept by the business owner on accountant that shows how much money that has been drawn by the business owner। अरे वो भी ऐसी बात है, जो सीधा समझ लो, जो बिजनेसमैन होता है ना वो कंपनी से पैसा निकालता है और पर्सनल यूज करने के लिए, उसको ड्राइंग बोला जाता है। तो इस तरह का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा आपका एग्जामिनेशन में, ओके। सो यहाँ पे आप देख लो, आपको एमसीक्यू यहाँ पे ये आपको फुल कोर्स है, ठीक है। ये फुल कोर्स आपको परचेस करना है, ये फुल कोर्स का प्राइस है, ये फुल कोर्स का प्राइस है। फुल कोर्स आपको 999 में मिल रहा है, ओके। फुल कोर्स 999 में मिल रहा है। इसमें अभी मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में अभी चला रहा हूँ, ठीक है। सो फुल कोर्स आपको 999 में मिल रहा है। तो मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत सारे पोस्ट आया, तो मैं प्राइस को बहुत ही मैं कम रखा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग मेरे क्लासेस परचेस कर सकें और अपना प्रिपरेशन बेहतर कर सकें, ठीक है। तो फुल कोर्स अवेलेबल है 999 में, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर विथ नोट्स विथ एमसीक्यूज सब कुछ अवेलेबल है 999 में, ठीक है। और अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो वो एमसीक्यू मात्र 500 में अवेलेबल है, चॉइस ऑफ योर्स। फुल डिटेल आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखिए कैसे, फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कैसे परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए कैसे परचेस करना है, एवरीथिंग आर मेंशन in description box of this video, okay। And if you have to ask anything, so you can contact on this number, okay, 9631474430, okay, you can see here on screen, okay। और मेल भी दिया हो himanshu@gmail.com, and okay, so these are the things, okay। So I hope so कि this video is very helpful for all of you। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को
इस वीडियो को ना शेयर जरूर करिए ताकि और भी लोग जान सकें। और बहुत ही मैं डिस्काउंटेड प्राइस में अभी मैं आप लोग के लिए एक कोर्स लाया हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप मेरा कोर्स जितना जल्दी परचेस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फुल कोर्स आर अवेलेबल एट 999 एंड MCQs are available at only rupees 500 rupees। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है यूट्यूब पे वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट और इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स हमेशा मिलते रहेगा। ओके, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको लिए कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के लेकर आते रहूँगा। और आपको भी लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे बताना चाहिए तो आप भी इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो कि क्या नेक्स्ट वीडियो आप लोग को चाहिए, वो भी आप बता सकते हो इस वीडियो के कमेंट में। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ही लोग मेरे बारे में जान पाएंगे। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप ये वीडियो देखे होगे तो आपको खुद समझ आया होगा कि मेरे इतना एनालिसिस कर करके शायद ही कोई पढ़ाता होगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग और जान सकें, ठीक है। और इस प्राइस में, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस में, वो भी अपना प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।